अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन है वो रिगार्डिंग है एक्सपायरेशन डेट के। एक्सपायरेशन डेट क्या होती है और ये मेडिसिन पे लिखना कब कंपलसरी हुई थी और क्या आप अपनी अद्वियात को और मेडिसिन को एक्सपायरी डेट के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस बारे में जान सकें कि आप अद्वियात को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सपायरी डेट के बाद में या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चलूँ कि 1979 में एफडीए ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए ने कंपलसरी किया गया था कि तमाम अद्वियात के ऊपर आपने एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। इन तमाम अद्वियात के अंदर ओवर द काउंटर मेडिसिन भी आ जाती हैं और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी आ जाती हैं। इन तमाम अद्वियात के ऊपर मैन्युफैक्चरर्स को कंपलसरी किया गया था कि वो एक्सपायरी डेट मेंशन करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ पहले एक्सपायरी डेट होती क्या है और एक्सपायरेशन डेट हम बोलते किसको हैं। एक्सपायरेशन डेट उसको बोलते हैं जिस तारीख को मेडिसिन अपनी फुल पोटेंसी में मौजूद रहती है और ये मैन्युफैक्चरर गारंटी देता है कि इस डेट तक, इस तारीख तक मेडिसिन अपनी फुल पोटेंसी बरकरार रखेगी। तो आया मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो डेट होती है मेडिसिन पे मेंशन तो ईएक्सपी के हरूफ के अंदर दर्ज होती है, इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि मेडिसिन अपनी एफिकेसी को बरकरार रखेगी इस तारीख तक। इस तारीख के बाद उसकी एफिकेसी एकदम से बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। तो इस पोटेंसी को बरकरार रखने को हम बोलते हैं एक्सपायरी डेट। इसके रिगार्डिंग एक स्टडी कंडक्ट हुई। वो स्टडी कंडक्ट हुई लेट 70s में और अर्ली 80s में। इस स्टडी कंडक्ट करने के पीछे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसके पीछे यूएस एयरफोर्स एंड यूएस मिलिट्री डिफेंस डिपार्टमेंट के अंडर उन्होंने स्टडी कंडक्ट की। SLEP ने शेल्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रोग्राम जो एफडीए के अंडर रन हो रहा था, उसने ये अपनी स्टडीज़ में कंडक्ट किया कि 122 प्रोडक्ट्स जो स्टॉक पाइल में थे यूएस एयरफोर्स के और यूएस मिलिट्री के, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने स्टेबिलिटी स्टडीज़ रन की। जब स्टेबिलिटी स्टडीज़ उन्होंने की तो उसके अंदर बहुत ही हैरानकुन नतीजे सामने आए, जिसमें से 100+ मेडिसिन की 15 ईयर्स के बावजूद भी, 15 साल पुरानी होने के बावजूद या 15 साल उनकी एक्सपायरी डेट गुजर जाने के बावजूद भी उनके अंदर एफिकेसी मेंटेन रही और उनकी पोटेंसी मेंटेन रही। आया इसका मतलब ये हुआ कि वो मेडिसिन एक्सपायरी डेट के बावजूद भी इस्तेमाल की जा सकती है। और जिन पैरामीटर्स के ऊपर उन्होंने प्रोडक्ट्स को असेस किया था उसमें सबसे पहले है जी पोटेंसी, सेकंड पे है जी पीएच, थर्ड पे है जी फिजिकल पैरामीटर, फोर्थ पे है जी वाटर कंटेंट और फिफ्थ पे है डिसोल्यूशन। इन सब पैरामीटर्स के ऊपर जब उन्होंने स्टॉक पाइल्स के मेडिसिन को, जब यूएस एयरफोर्स और यूएस मिलिट्री के स्टॉक पाइल्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया और स्टेबिलिटी स्टडीज़ कंडक्ट की, तो उन्होंने हैरान को नतीजे पाए कि 100+ प्रोडक्ट्स जिसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन आइटम्स और ओवर द काउंटर आइटम थे, जो 15 ईयर्स आफ्टर एक्सपायरेशन डेट भी इस्तेमाल के काबिल मौजूद थे। मतलब ये कि अगर वो अपनी पोटेंसी या एफिकेसी कम भी कर चुके हैं लेकिन आप उनको इस्तेमाल करके एक अच्छे नतीजे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन स्टडीज़ का कंडक्ट होने के दो रीजंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका रीज़न ये था गवर्नमेंट अपना बजट को रिड्यूस कर सके, और सेकंड ये था कि जो मेडिसिन का स्टॉक पाइल है उसको वेस्टेज से बचाया जा सके। तो इससे हमें पता लगता है कि काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको आप एक्सपायरी डेट के बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिसको आप नियर एक्सपायरी इस्तेमाल अगर करते हैं तो उसकी एफिकेसी में ज़्यादातर फ़र्क नहीं मौजूद होगा। लोगों को गलतुल आम ये वहम होता है कि हम एक्सपायरी डेट के पास मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो खुदा ना खास्ता इससे कोई बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो ये बात ऐसे नहीं है। ये स्टडीज़ प्रूव करती हैं कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन थी जिसमें उन्होंने 122 प्रोडक्ट्स को असेस किया, उसमें से 100+ प्रोडक्ट्स ऐसी थी जिनकी एफिकेसी सेम रही, और जिन जिनकी एफिकेसी कम हो गई या ख़त्म हो गई या प्रोडक्ट्स यूज़ करने के काबिल नहीं रही था, उसमें नंबर 1 पे थी लिक्विड एंटीबायोटिक्स, नंबर सेकंड पे आता है जी इंसुलिन, नंबर थर्ड पे आता है जी वैक्सीन्स, नंबर 4 पे आता है जी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और नंबर 5 पे आता है जी आई ड्रॉप्स। इसके साथ साथ नाइट्रोग्लाइसिन की टैबलेट्स भी इसके अंदर आती हैं जिनको हम एक्सपायरेशन डेट के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस सब के बारे में बताया था SLEP ने कि हम इन चीज़ों को एक्सपायरेशन डेट के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप इन चीज़ों के बारे में मतवज्जा रहें। और कुछ ऐसे आइटम मौजूद होते हैं, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिस तरह के आई ड्रॉप्स के अंदर ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं कि जो कुछ अरसे के बाद, अपने एक्सपायरेशन डेट के बाद, या बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो कर जाता है, जब बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो कर जाएगा तो उसको हम आई में नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसी तरह के रेफ्रिजरेटेड आइटम्स होते हैं जो सोल्यूशन फॉर्म में या सस्पेंशन फॉर्म में लिक्विड एंटीबायोटिक्स हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, या सस्पेंशंस होती हैं एंटीबायोटिक्स की, उसको हम नहीं इस्तेमाल करते।
और इसी तरह काफ़ी सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं, अगर हम उनको एक्सपायरेशन डेट के बाद इस्तेमाल करेंगे तो उनकी एफिकेसी कम हो जाएगी। एफिकेसी कम होने की सूरत में पेशेंट्स को एक तो रेफर्ड ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जो उनका कंसल्टेंट या प्रैक्टिशनर देना चाह रहा है, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस भी हो जाएगी। कि मकसद ये है कि हमें जब उसको डोज देंगे जो एक्सपायरेशन डेट के बाद की है, तो उसके बाद उसको पोटेंसी वो नहीं मिलेगी जो उसके ऊपर मेंशन्ड है। जब वो पोटेंसी नहीं मिलेगी, वो एफिकेसी नहीं उसको पेशेंट को मिलेगी, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह बन जाएगी। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स के केस में हम ये रूल को नहीं फॉलो करेंगे। और इसी तरह इंसुलिन के लिए भी, और साथ ही साथ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ गई हैं, वैक्सीन्स आती हैं, आई ड्रॉप्स आती हैं और नाइट्रोग्लिसराइन टैबलेट्स हैं। ये कुछ आइटम्स हैं जिनके लिए एक्सपायरेशन डेट को आपने मद्देनज़र रखना है और फॉलो करना है। लेकिन ऐसी बहुत सी आइटम्स हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, अगर वो एक्सपायरेशन डेट के बाद हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके बावजूद भी कोई मसला नहीं आता, क्योंकि वो अपनी पोटेंसी थोड़ी सी कम हो चुकी होती हैं, लेकिन वो एक्सपायर होने के साथ साथ ना ही वो पॉइजन बनती हैं और ना ही वो आपके लिए बहुत ही कोई मुज़र चीज़ बन सकती हैं आपकी सेहत के लिए। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर एसएलईपी ने शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम ने हमें ये बताया है कि 122 प्रोडक्ट्स में उन्होंने 100 प्रोडक्ट्स को कहा कि अगर 15 इयर्स के बावजूद उनकी एक्सपायरी डेट गुजर जाने के बावजूद भी वो गुड टू यूज़ हैं, तो क्या हम ये रूल सब मेडिसिन पर अप्लाई कर सकते हैं? उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन के बारे में उन्होंने एक्सेप्शन दी थी। लेकिन एक रीज़न यहाँ पे ये पैदा होती है, क्योंकि वहाँ जब ये स्टडीज़ कंडक्ट हुई थी लेट 70s में और अर्ली 80s में कंडक्ट हुई थी स्टडीज़, तब काफ़ी ऐसे फार्मूलाज थे जो अभी डिस्कवर नहीं हो सके थे। तो इसीलिए ये रूल सब के सब मेडिसिन पे अप्लाई नहीं हम कर सकते। तो यहाँ पे बात समझने और सोचने वाली ये है कि ये कुछ मेडिसिन थी जो पुराने दौर में उस टाइम पे स्टॉक पाइल था यूएस आर्मी और यूएस एयरफोर्स के पास, जिनके ऊपर स्टडीज़ कंडक्ट हुई। नंबर थर्ड पे पॉइंट ये है कि मैन्युफैक्चरर्स को अगर हम इस बात की लाइबिलिटी दे देते हैं कि वो स्टडीज़ कंडक्ट करें कि मेडिसिन्स कब तक इस्तेमाल की जा सकती हैं, तो वो अपना टाइम इस चीज़ में कंज्यूम कर देंगे कि मेडिसिन को कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है, बजाय कि न्यू मेडिसिन प्रिपेयर करने के। तो ये एक कस्टमर्स के लिए बहुत एक अच्छा एडवांटेज रखा जाता है एक्सपायरेशन डेट मेंशन करना, कि इस प्रोडक्ट की पोटेंसी इस डेट तक मेंटेन रहेगी और इसकी गारंटी हमेशा मैन्युफैक्चरर के ऊपर होती है। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि लोगों तक ये आगाही पहुंचाई जाए कि मेडिसिन्स को एक्सपायरेशन डेट के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो जनरल मेडिसिन आती हैं जिसमें पेन किलर्स हैं आपके, आप जो हेडेक के लिए या बैक पेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके घर पे कोई ऐसी मेडिसिन है जिस टाइम पे आप इस्तेमाल कर देखते हैं कि वो एक्सपायरेशन डेट के नियर टू एक्सपायरी हैं या एक्सपायरेशन डेट पास कर चुकी है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई क्रॉनिक मेडिसिन है, जैसा कि वो शुगर पेशेंट्स की, डायबिटिक पेशेंट्स की है या हार्ट पेशेंट्स की है, आप उसको ना इस्तेमाल करें। तो सिर्फ और सिर्फ आगाही देने का यहाँ पे मकसद ये है कि काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो एक्सपायरेशन डेट के बाद भी इस्तेमाल की जा सकती हैं और उनकी एफिकेसी और पोटेंसी गुड टू यूज़ होती है। तो मेडिसिन कभी भी एक्सपायरेशन डेट के बाद फौरी पॉइजन नहीं बनती। तो हमेशा आपने अपनी मेडिसिन को एक्सपायरेशन डेट से पहले पहले कब तक इस्तेमाल के लिए कहाँ रखना है, इसके लिए ये मैटर करता है कि आप अपनी मेडिसिन को हमेशा स्टोर करें कूल एंड ड्राई प्लेस पे, और लाइट जहाँ पे ना हो, जो डार्क प्लेस हो। मोस्टली वेस्टर्न कल्चर में मेडिसिन को स्टोर किया जाता है कैबिनेट्स के अंदर, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कोशिश करें कि मेडिसिन को अपने बाथरूम कैबिनेट्स के अंदर ना स्टोर करें, आप उस जगह पे स्टोर करें जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम हो, वो जगह कूल हो, ठंडी हो, ड्राई हो मतलब एनवायरनमेंट उसका खुश्क हो, और लाइट वहाँ पे बहुत कम हो मतलब रोशनी वहाँ पे ना हो। हमेशा आपने अपनी मेडिसिन को स्टोर करना है कूल, ड्राई एंड डार्क प्लेस पे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद है तो लाजमी लाइक कीजिएगा।